आप में से बहुतों को याद होगा साल 2008 का वो दौर जब महामंदी ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। बड़ी बड़ी कंपनियों में ताले पड़ने लगे, नौकरियां खत्म होने लगी, आर्थिक असुरक्षा में लोगों ने शादियां तक रोक दी, यहां तक कि मेडिकल के खर्चे और इलाज में भी कटौती शुरू हो गई। माहौल ऐसा था कि आम आदमी के किचन से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक में सिर्फ कॉस्ट कटिंग की बयार बह रही थी। हालांकि दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारत ज्यादा मजबूत तरीके से इस आर्थिक मंदी से निपटने में कामयाब रहा था, लेकिन 2008 की इस विश्वव्यापी महामंदी ने सबको हिलाकर रख दिया था। असर इतना गहरा था कि बैंकिंग सिस्टम चरमराने लगा। अपनी जमा पूंजी को लेकर लोगों का भरोसा बैंकों से उठने लगा। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और मंदी के इसी माहौल में अचानक से एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है। नाम था सतोशी नकामोटो। इस शख्स को रहस्यमयी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज तक किसी को यह नहीं पता चल सका कि सतोशी नकामोटो नाम का यह आदमी असल में कौन था। लेकिन इस अदृश्य अजनबी ने पर्दे के पीछे से वो खेल कर दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह खेल था सरकारों और बैंकिंग प्रणाली से अलग वर्ल्ड वाइड एक पैरेलल करेंसी की शुरुआत का। एक ऐसी करेंसी जिस पर ना किसी देश का, ना किसी सरकार का, ना किसी व्यक्ति का और ना ही किसी बैंक का कोई अधिकार था। चूंकि भीषण महामंदी की वजह से बैंकिंग सिस्टम पहले से ही चरमराए हुए थे, इसलिए बैंकों को लेकर लोग असमंजस में थे। इसी वजह से सतोशी का निशाना सटीक लगा। दरअसल इस बंदे की टाइमिंग सही थी, जिसकी वजह से उसका आइडिया बेहद क्रांतिकारी साबित हुआ और देखते ही देखते दुनिया भर में उसकी करेंसी की धूम मच गई। दिलचस्प ये कि एक अज्ञात शख्स के द्वारा जारी किया गया एक वर्चुअल मुद्रा आज की तारीख में कमोबेश सारी दुनिया में अपनी जड़ें जमा चुकी है। कमाल यह है कि रुपया, डॉलर, पाउंड या सेंट की तरह यह महज किसी एक देश या सरकार की करेंसी नहीं है, बल्कि आज की तारीख में देशों, सरहदों और सरकारी बंधनों से परे कमोबेश ये पूरी दुनिया की करेंसी है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि यह लोगों द्वारा जारी लोगों की करेंसी है। वो करेंसी जिसे हम और आप बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। बिटकॉइन यानी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी यानी एक तरह की डिजिटल मुद्रा, जिसे अब डिजिटल गोल्ड भी कहा जा रहा है। यह एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब यह कि इसे किसी भी देश, सरकार या सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया है। बिटकॉइन से पहले लेन देन की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पहली बार पिज्जा खरीदने से बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी। दरअसल 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नकामोटो ने इंटरनेट पर बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नाम से एक व्हाइट पेपर जारी किया था। व्हाइट पेपर उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें आमतौर पर किसी समस्या की चर्चा या उसको हल करने का कोई नया आइडिया समझाया गया हो। सतोशी का व्हाइट पेपर 9 पेज का एक दस्तावेज था, जिसमें उसने बिटकॉइन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया था। इसमें बताया गया था कि बैंक और सरकारों द्वारा लेन देन को नियंत्रित करने की वजह से बैंकिंग प्रणाली में ज्यादा फीस, देरी और भरोसे की कमी होती है। इसलिए एक ऐसी डिजिटल करेंसी बनाई जाने की जरूरत है जो बिना किसी तीसरे पक्ष यानी बैंक या सरकार जैसे मध्यस्थों के बिना भी गणित और कंप्यूटर कोड यानी क्रिप्टोग्राफी के जरिए सीधे लोगों के बीच काम करे। इसी पेपर में उस तकनीकी का भी जिक्र किया गया जिसे ब्लॉकचेन तकनीक कहते हैं। इसके बाद 3 जनवरी 2009 को सतोशी ने बिटकॉइन का नेटवर्क लॉन्च किया। हालांकि शुरुआत के कुछ महीनों तक बिटकॉइन की कीमत ना के बराबर थी, लेकिन 22 मई 2010 को लाज़लो हेनियक नाम के एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा खरीदे थे, जबकि 10,000 बिटकॉइन आज करोड़ों रुपए के होंगे। यही घटना बिटकॉइन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। यहीं से बिटकॉइन की दुनिया का पहला ब्लॉक यानी कि बिटकॉइन करेंसी के बही खाते में पहला लेन देन दर्ज हुआ था। इसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। दरअसल ब्लॉकचेन तकनीक ही बिटकॉइन का आधार है। यह एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां लेन देन को सभी यूजर्स के बीच साझा करते हुए सुरक्षित रखा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। यह बही खाता दुनिया भर के कंप्यूटरों पर फैला हुआ है। इसे कोई एक संस्था कंट्रोल नहीं करती,
जानकारों के मुताबिक इसे हैक करना या बदलना भी लगभग असंभव है, जिसकी वजह से यह सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है। इन्हीं ब्लॉकचेन के जरिए बिटकॉइन के माइनर्स माइनिंग का काम करते हैं। चूंकि माइनिंग का काम अकेले मुश्किल होता है, इसलिए माइनर्स एक पूल ज्वाइन करते हैं। इस पूल के जरिए कई लोग और समूह मिलकर मशीनों की मदद से मैथमेटिकल पहेली हल करते हैं। पहेली हल होने पर फिर से एक नया ब्लॉक यानी कि खाता बन जाता है। इसके बदले माइनर के डिजिटल वॉलेट में बिटकॉइन जमा हो जाता है। चौंकिए मत, दरअसल बिटकॉइन माइनिंग की बात सुनकर तमाम लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन जमीन से खोदा जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल बिटकॉइन की खदान कोई भौतिक जगह नहीं बल्कि एक डिजिटल प्रक्रिया है। इसे ही माइनिंग कहते हैं। इसलिए यह खदान दुनिया भर में हर उस जगह पर हो सकती है जहां कंप्यूटर और इंटरनेट है। हालांकि माइनिंग का काम उन जगहों पर ज्यादा होता है जहां जहां बिजली सस्ती हो। इसलिए कुछ माइनर्स माइनिंग के लिए सोलर और विंड पावर का भी इस्तेमाल करते हैं। यहां माइनर्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बैंक में कैशियर या खजांची होते हैं। बिटकॉइन का पूल ज्वाइन कर आप, हम या कोई भी व्यक्ति माइनर बन सकता है। इसके लिए एक खास हार्डवेयर, कंप्यूटर, कुछ मशीन और एक खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। आज की तारीख में अमेरिका का टेक्सास, कनाडा और रूस माइनिंग के मुख्य केंद्र के तौर पर उभरे हैं, जबकि अब से कुछ साल पहले तक चीन दुनिया भर में माइनिंग का सबसे बड़ा सेंटर था। लेकिन बाद में चाइना की सरकार ने बिटकॉइन माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि छोटे स्तर पर लोग अभी भी घरों में माइनिंग करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक बिटकॉइन भेजना चाहता हूं। इसके लिए सबसे पहले मेरे पास बिटकॉइन का एक डिजिटल वॉलेट और पासवर्ड होना चाहिए। इसी डिजिटल वॉलेट में आपके वॉलेट का पता डालकर बिटकॉइन भेजा जा सकता है। भेजने के बाद यह लेन देन सबसे पहले नेटवर्क पर जाता है। नेटवर्क पर बिटकॉइन माइनर्स इस लेन देन को कई तरह से चेक करते हैं, जैसे कि क्या भेजने वाले के पास बिटकॉइन है, क्या यह सही है। यह सब जानने के लिए कुछ मैथमेटिकल पहेलियों को हल करना पड़ता है। पहेली हल होने के बाद वो लेन देन एक ब्लॉकचेन यानी बही खाते में दर्ज हो जाता है, जिसके बाद आपको बिटकॉइन मिल जाता है। यह सारा प्रोसेस 10 से 20 मिनट में पूरा हो जाता है। हालांकि नेटवर्क पर यह लेन देन सबको दिखता है, लेकिन आपकी पहचान छिपी रहती है। इसलिए यह सिस्टम काफी सुरक्षित माना जाता है। आजकल बिटकॉइन से खरीदारी करना भी काफी आसान हो गया है, बशर्ते कि जिस दुकान या व्यक्ति से आप सामान परचेज कर रहे हैं वो बिटकॉइन स्वीकार करता हो। इसका प्रोसेस वैसे ही होता है जैसे आप नकद या डेबिट कार्ड से खरीदारी करते हैं। बस इसके लिए आपके पास एक डिजिटल वॉलेट होना चाहिए जिसमें बिटकॉइन रखे जाते हैं। यह वॉलेट एक ऐप या सॉफ्टवेयर होता है जो आपके फोन या कंप्यूटर पर हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपको किसी ऑनलाइन स्टोर या दुकान से कुछ खरीदारी करनी है। खरीदारी के बाद पेमेंट के लिए दुकानदार या वेबसाइट की तरफ से आपको एक QR कोड या डिजिटल एड्रेस दिया जाएगा। अपने वॉलेट ऐप से आप उस QR कोड को स्कैन करके या फिर एड्रेस डालकर बिटकॉइन पेमेंट कर देंगे। पेमेंट के कुछ मिनटों बाद ही ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन यानी एक तरह के डिजिटल बही खाते पर रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरह दुकानदार को पेमेंट मिलने की पुष्टि हो जाएगी। हालांकि बिटकॉइन की कीमत लगातार बदलती रहती है, इसलिए आज जो सामान 0.0002 बिटकॉइन का है, कल उसकी कीमत थोड़ी अलग हो सकती है। सबसे बड़ी वजह है कि इसे कोई सरकार या बैंक कंट्रोल नहीं करता। यह लोगों को अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार देता है। ब्लॉकचेन की वजह से इसे हैक करना लगभग नामुमकिन है। जिन जगहों पर बैंकिंग सिस्टम कमजोर है वहां पैसे के लेन देन के लिए यह सबसे आसान तरीका है, बशर्ते कि इंटरनेट होना चाहिए। चूंकि बिटकॉइन की कुल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन तक सीमित है, यही खासियत इसे डिजिटल सोने में तब्दील करती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल बिटकॉइन को पसंद करने वालों के लिए अब यह सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि आजादी और भविष्य का प्रतीक है। यह हैरान करने वाली बात है कि आज से सिर्फ 15-16 साल पहले यानी साल 2009 में जिस बिटकॉइन का दाम लगभग शून्य था, वही 2021 में $60,000 पार कर गया। इस तरह यह अमीर बनाने का ख्वाब दिखाता है। यही वजह है कि आज लोग इसे शेयर बाजार की तरह देखते हैं। खास बात यह है कि इलॉन मस्क जैसी शख्सियतों ने भी इसकी सराहना की है।
हालांकि इसके भविष्य को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे भविष्य की मुद्रा के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई देशों की सरकारें इसे रेगुलेट करना चाहती हैं। इसके अलावा इसकी कीमत में लगातार जो उतार चढ़ाव होता रहता है, उसकी वजह से ये बेहद रिस्की भी माना जाता है। इन्हीं वजहों से जानकार ऐसा मानते हैं कि बिटकॉइन कभी भी पारंपरिक पैसों की जगह नहीं ले पाएगा, लेकिन यह जरूर माना जाता है कि एक मजबूत संपत्ति के तौर पर इसका असर हमेशा बना रहेगा। हालांकि इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्पष्ट कानून अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन 2021 में मध्य अमेरिका के एक देश अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसका जवाब आसान नहीं, क्योंकि इस बारे में हर देश की पॉलिसी अलग है। मिसाल के तौर पर अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में इसे अब 30% टैक्स और 1% TDS देकर कानूनी तौर पर खरीदा और बेचा जा सकता है। लेकिन भारत सरकार इसे करेंसी नहीं मानते हुए सिर्फ एक एसेट मानती है। भारत की तरह अमेरिका में भी बिटकॉइन को प्रॉपर्टी के तौर पर लीगल मान्यता है, जबकि जापान में भुगतान के लिए बिटकॉइन को कानूनी मान्यता हासिल है। लेकिन इसके उलट चीन में बिटकॉइन ट्रेडिंग और माइनिंग पर सख्त बैन है। इस तरह बिटकॉइन की कानूनी स्थिति हर देश में अलग है। बिट और कॉइन दो अलग अलग शब्दों से बना है। बिट शब्द कंप्यूटर की शब्दावली है, ये इसके डिजिटल होने का प्रतीक है, जबकि कॉइन का मतलब सिक्का या मुद्रा से है। इसलिए अज्ञात शख्स सतोशी ने इस डिजिटल सिक्के को बिटकॉइन का नाम दिया था। तो यह है बिटकॉइन की कहानी। आखिर में ये बताते चलें कि दुनिया को बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट देने वाले रहस्यमयी और अज्ञात सतोशी साल 2010 के आखिरी तक इंटरनेट के जरिए दुनिया को बिटकॉइन के बारे में तकनीकी जानकारी देते रहे थे, लेकिन साल 2011 के बाद से वो हमेशा के लिए लापता हो गए।